आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कंटिन्यूटी पर मबनी है, जिसमें हमने एसी थ्रू आरएल सीरीज के बारे में पढ़ा था। आज हम इम्पीडेंस ट्रायंगल एंड फेज एंगल के बारे में पढ़ेंगे आरएल सीरीज सर्किट के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि आरएल सीरीज सर्किट हम कहते हैं ऐसे सर्किट को जिसमें हमारे पास एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर आपस में सीरीज में लगे हों एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ। और सीरीज में लगे होने से मुराद ये है कि रेजिस्टर और वोल्टेज इंडक्टर है उसमें से सेम करंट फ्लो होगा। फिर हमने ये देखा था कि हमने असल में जो फेजर डायग्राम थी आरएल सीरीज सर्किट की उसको ड्रॉ किया था, और उसकी मदद से हमने एक्चुअली जो आपके पास रिजल्टेंट वोल्टेज है जो एक रेजिस्टर और इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप हुआ होगा उसके सम के बराबर था, और उसका फिर हमने मैग्नीट्यूड डिटरमिन किया था। तो मैं आपके सामने जो लास्ट लेक्चर के हमारे पास रिजल्ट्स आए थे वो आपके सामने लिख दिए हैं, जिसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज से मुराद असल में आपके पास रेजिस्टर और इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा उसका जो सम है, पहले आपने स्क्वायर्स करने हैं, फिर सम करना है, और फिर उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो आपके पास जो रिजल्टेंट वोल्टेज जो कि असल में इनपुट वोल्टेज के बराबर आएगा वो मिल जाएगा यहाँ से आपको। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप है रेजिस्टेंस के क्रॉस वी आर वो असल में आपके पास इक्वल होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है सिंबल वी आर के साथ, और वी आर आपके पास बराबर होगा जितना करंट फ्लो कर रहा है। असल में यहाँ पे वी आर आ जाएगा इक्वल आई आर के, आई जो है वो करंट जो फ्लो हो रहा है, और आर वो रेजिस्टेंस या वो रुकावट जो चार्जेस के फ्लो के लिए ये रेजिस्टर पैदा कर रहा है वो है। जबकि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है आपके पास वो असल में हम लिखेंगे यहाँ पर वी एल लिखेंगे, और वो जो वी एल है वो असल में बराबर है आपके पास जो करंट इस इंडक्टर में से फ्लो हो रहा है जो कि आई, और जितनी ये रेजिस्टेंस इंडक्टर ऑफर कर रहा है करंट के फ्लो के लिए उसको असल में हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते थे, जो कि हम पढ़कर आ चुके हैं, और वो बराबर होती थी या इसको लिखते थे हम एक्स एल से। चले आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैं इसको लेबल भी एक दफ़ा कर देता हूँ, क्योंकि इससे अभी आप बहुत ज़्यादा बार फेमिलियर नहीं हुए। अब हम क्या करेंगे कि इस वी आर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जबकि जो वी एल की वैल्यू है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज है जो कि वी होगा वो असल में बराबर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट डालने के बाद अब वी आर की जगह हमारे पास आ जाएगा आई आर की वैल्यू, आई आर आ जाएगा, ठीक है, और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर साथ प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, और वी एल की जगह आ जाएगा हमारे पास आई और आपके पास एक्स एल। और फिर हम क्या करेंगे कि इसका भी क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे। अब जो दोबारा फिर हम अगला स्टेप में बढ़ेंगे तो जो v है हमारे पास वो बराबर आ जाएगा, यहाँ पर हर एक टर्म का असल में क्या आ जाएगा होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, आई आर का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर प्लस आ जाएगा आपके पास यहाँ पर साथ, और फिर आ जाएगा आई का स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा एक्स एल का स्क्वायर, जो कि रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जो कि कितनी रुकावट एक इंडक्टर पैदा करता है कि उसमें से करंट फ्लो ना करे, उसी को हम क्या कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब अगर आप गौर से देखें तो आपके पास यहाँ पर दोनों जो टर्म्स हैं इनमें आई स्क्वायर की टर्म कॉमन आ रही है, ये दोनों में मौजूद है, तो हम फिर क्या ले लेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन जब लूँगा तो मैं इसको लिख लूँगा आई स्क्वायर, और उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल। तो मैंने यहाँ पे एक्स एल लिख लिया और उसका साथ क्या कर लिया स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा सा स्क्वायर रूट को हमने बढ़ा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, और अब आगे हम ये करेंगे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है और उसका स्क्वायर रूट है। तो हम ये कर सकते हैं या मैथमेटिक्स का रूल का इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं कि इंडिविजुअल टर्म्स पर स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। तो आपके पास आई का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, दोनों से जो आंसर मिलता है वो सेम ही मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आ जाएगा साथ आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। इसको मैंने सिर्फ क्या किया है तोड़ के लिख लिया है। उससे फायदा ये होगा कि ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो कुछ इस तरह की आ जाएगी, जिसमें आपके पास आई स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से जब कैंसिल हुआ तो आई स्क्वायर रूट के बगैर आ जाएगा, और साथ आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और उसके साथ साथ वही टर्म वापस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की आ जाएगी। अब ये जो आई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास राइट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जो वी अवर आई है आपके पास वो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम आर स्क्वायर लिखेंगे प्लस एक्स एल का
स्क्वायर लिखेंगे। अब आप इस चीज से वाकिफ हैं बुनियादी तौर पर कि जो वोल्टेज और करंट होता है वो असल में रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तो जो आर है आपके पास वो बराबर आ जाएगा वी ओवर आई के। तो अगर V ओवर I रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि आपके पास यहां पर भी कुछ ही रेजिस्टेंस जैसी टर्म ही लिखी हुई जो कि इसके बराबर आ रही है। तो असल में आपके पास हमारा जो सर्किट है वो एक ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर मिला के एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ लगे हुए हैं। तो ये जो रेजिस्टर और इंडक्टर मिला के करंट के फ्लो के लिए जो रुकावट पैदा करते हैं उसी को असल में हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। तो फिर इम्पीडेंस को मैं लिख सकता हूं कंबाइंड ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस ऑफर्ड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज नोन एज इम्पीडेंस। यानी कि आपके पास एक सर्किट जिसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टर लगा हो जिसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होती है और इंडक्टर जिसकी प्रॉपर्टी रेजिस्ट करने वाली वो असल में कहलाती है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आपके पास ये रेजिस्टेंस और ये आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस मिला के जो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे चार्जेस के फ्लो के लिए उसी को हम क्या कह रहे हैं, इम्पीडेंस। तो वो जो इम्पीडेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल Z के साथ। तो ये जो Z है हमारे पास इम्पीडेंस वो इस सर्किट के लिए आपके पास बराबर आ जाएगी, आपके पास बराबर आ जाएगी असल में स्क्वायर रूट टाइम्स आर स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अब चूंकि रेजिस्टेंस और आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों ही ओम्स के यूनिट में मेजर होती हैं, तो जो इम्पीडेंस है वो भी असल में वो यूनिट भी फिर आपके पास इम्पीडेंस का क्या होगा, ओम होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज ओम। अब इसी तरह ये इम्पीडेंस सिर्फ आपके पास रेजिस्टर और जब इंडक्टर लगे होंगे तभी नहीं होगी। अगर इंडक्टर की जगह यहाँ पर रेजिस्टर के साथ एक कैपेसिटर रिप्लेस हो जाए जो कि चार्ज को स्टोर करता है, तो ये जो रेजिस्टर और फिर कैपेसिटर कंबाइन मिला के रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होंगे चार्जेस के फ्लो के लिए, वो भी असल में इम्पीडेंस कहलाएगी। और कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है चार्जेस के फ्लो के लिए उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम XC से रिप्रेजेंट करते होते थे। तो ये जो इम्पीडेंस है हमारे पास ये आपके पास रेजिस्टेंस R पे भी डिपेंड कर रही है और इंडक्टिव रिएक्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है। तो एक के बढ़ने से असल में जो इम्पीडेंस है वो ओवरऑल क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपके पास हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम है, फिर उनका स्क्वायर है और उसके बाद स्क्वायर रूट है। ये तो अब हमारे पास एक मैथमेटिकल वे हो गया इम्पीडेंस को निकालने का इस सर्किट का इस्तेमाल करके जिसमें एक रेजिस्टर और इंडक्टर लगा हो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ। अब हम एक ग्राफिकल वे देखेंगे इम्पीडेंस को निकालने के लिए, उसी को असल में हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल। चलें इसको मैं लिख भी देता हूं कि इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है, ग्राफिकल वे टू कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, या टोटल ऑपोजिशन कर लें यहाँ पर, टोटल ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब आगे हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ टू ड्रॉ इम्पीडेंस ट्रायंगल, यानी कि इम्पीडेंस ट्रायंगल को हम कैसे ड्रॉ करें। तो उसके लिए आपने अपने सर्किट पे जाना है। सबसे पहले देखना है कि हमारे पास ये रेजिस्टर और इंडक्टर सीरीज में लगे हुए हैं, और सीरीज में लगे होने से ये फायदा होता है कि हर एक रेजिस्टर और इंडक्टर में से जो चार्ज या करंट फ्लो हो रहा होगा वो सेम होगा। तो इसका मतलब है करंट जो दोनों रेजिस्टर इंडक्टर में से फ्लो हो रहा है वो सेम हो रहा है। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए आप ये करेंगे कि जो क्वांटिटी दोनों में सेम रह रही है ना, या सेम पास हो रही है, उसको आपने अपना रेफरेंस ले लेना है और उसके लिहाज से फिर हम उस चीजों की प्लॉटिंग करेंगे। तो इस इम्पीडेंस ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम असल में ये जो रेजिस्टेंस R है और ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL है, इसको हम असल में फेजर से रिप्रेजेंट करेंगे। और फेजर आप जानते हैं जैसे कि वो क्या होता है कि वो असल में आपके पास वेक्टर्स होते हैं, और वेक्टर की जो लेंथ है वो उस क्वांटिटी का क्या बता रही होती है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर वो जो वेक्टर्स की लेंथ होंगी, यानी कि फेजर की जो लेंथ होगी, वो असल में हमें मैग्नीट्यूड बता रही होगी रेजिस्टेंस का और उसके साथ साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस का। उसको ड्रॉ करने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक पिक्चर ले आया हूँ जिसमें हमारे पास हर दो लाइंस के बीच में 30 डिग्री का एंगल है और वो मार्क हुए हुए हैं, और टोटल एंगल आपके पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना है, वो 360 डिग्री है। तो ये जो जीरो वाली लाइन है हमारे पास, ये असल में हमारी रेफरेंस लाइन है, और रेफरेंस लाइन पे असल में हम अपना क्या ले रहे हैं, करंट ले रहे हैं, क्योंकि करंट रेजिस्टर और इंडक्टर में से सेम पास हो रहा है। अब उसके साथ साथ हम ये जानते हैं कि आपके पास जो अगर सर्किट में सिर्फ अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस लगी हो, तो उस सिनेरियो में करंट और जो वोल्टेज होते हैं वो इन फेज होते हैं। इन फेज होने का मतलब है उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो असल में कितना है, अभी वो 0 है।
तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो रेजिस्टेंस होगी फिर हम उसको भी क्या करेंगे कि इसी रेफरेंस लाइन के ऊपर ही प्लॉट कर लेंगे, जिसको मैं आपके सामने यहाँ पर एक मुख्तलिफ रंग जो कि लाल रंग है उससे प्लॉट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। और उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में शो करने के लिए मैं आपके सामने उसको यहाँ पर भी कर देता हूँ, जैसे कि इधर कर देता हूँ, ताकि दोनों चीज़ों से क्लैरिटी रहे। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का एरो आ गया है जिसको हम आर से कह रहे हैं, और ये आर रेजिस्टेंस का फेजर है। अब जबकि हमें ये पता है कि आपके पास, क्योंकि हम सारी प्लॉटिंग जो है वो असल में कर रहे हैं करंट को रेफरेंस मान के, तो आपको ये पता है कि जो वोल्टेज है इंडक्टर के साथ, यानी कैसा सर्किट जिसमें एक इंडक्टर लगा हो तो वोल्टेज और करंट उसमें क्या होते हैं, वो उनके बीच एक फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का, जिसमें आपके पास वोल्टेज लीड करता है जबकि करंट लैग करता है। तो उसी वजह से फिर हम ये कर सकते हैं, यह होगा कि आपके पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी वो भी असल में आपके पास इस रेजिस्टेंस के लिहाज से क्या करेगी, वो एक्चुअली आपके पास एक 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल होगा उसका। तो आपके पास यहाँ पर ये जो है ना एंगल, ये असल में कितना है, 90 डिग्री। तो मैं इसी को जो आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको यहाँ पर आपके सामने अभी प्लॉट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने उसको जो है वो येलो तीर के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है जिसको हम XL से रिप्रेजेंट करें। अब चूंकि ये आपके पास, हम यहाँ पर इन दोनों को, रेजिस्टेंस को और इंडक्टिव रिएक्टेंस को वेक्टर्स के तौर पे ट्रीट करें, जिसी वजह से हम इनको फेजर कह रहे हैं। तो अब इनका हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, रिजल्टेंट, तभी तो हमें पता चल पाएगा ना कि असल में टोटल ये दोनों मिला के कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करें। तो उसके लिए हमें हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हेड टू टेल रूल ये कहता है कि अपना पहला वेक्टर ड्रॉ कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने इस रंग से मैंने आपके पास अपना पहला वेक्टर जो कि रेजिस्टेंस का है वो ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर ये आर रेजिस्टेंस आ जाएगी, और आपके पास यहाँ पर ये वेक्टर की टेल है जबकि ये वेक्टर का हेड है। तो आपने ये करना है कि जब दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो पहले वेक्टर के हेड पर जो दूसरा वेक्टर है उसकी टेल रखनी है। तो मैं यहाँ पर उसकी टेल रखूंगा, और आपके पास यहाँ पर वो XL का जो वेक्टर है, जितनी भी उसकी लेंथ होगी वो ड्रॉ कर लेंगे। अभी तो हम आर्बिट्रेरी सी ले रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर ये XL। अब रिजल्टेंट मालूम करने के लिए ये करना है कि जो पहला है वेक्टर उसकी टेल पर रिजल्टेंट की टेल रखनी है और दूसरे के हेड पर रिजल्टेंट का हेड रखना है। तो आपके पास यहां से ये ज्वाइन कर दिया, तो ये वो आपके पास जो वेक्टर निकल कर आएगा ये असल में आपके पास कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी, जो कि रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर कर रहे होंगे चार्जेस के फ्लो के लिए। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल G के साथ, जो कि इम्पिडेंस है। और यहाँ पर आपके पास ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को भी हम कह रहे हैं फाई, जो कि असल में कहलाता है फेज एंगल। तो ये जो ट्रायंगल बनी है असल में इसी को हम क्या कहते हैं, इम्पिडेंस ट्रायंगल। तो चलें इस चीज को मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ये इम्पिडेंस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर इस फाई जो कि फेज एंगल है उसके बारे में मैं लिख देता हूँ कि फेज एंगल टेल्स अस हाउ मच द वोल्टेज इज अहेड और बिहाइंड द करंट इन एन एसी सर्किट। यानी कि फेज एंगल आपको ये बताता है कि वोल्टेज कितना आगे है करंट से या कितना बिहाइंड है करंट से एक एसी सर्किट। और एसी सर्किट हम ऐसे सर्किट्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगी हो, जिसका जो मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी होता है वोल्टेज का वो मुसलसल तब्दील हो रहा होता है। और ये जो फेज एंगल फाई है, ये आपके पास, ये जो पीछे हमने रिजल्टेंट वोल्टेज की मैग्नीट्यूड निकाली थी ना, उसमें भी आपके पास ये जो फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ की थी आरएल सीरीज सर्किट के लिए, तो ये जो एंगल बन रहा था आपके पास वो असल में फाई था, जो कि असल में फेज एंगल कहलाता है। और ये फेज एंगल फाई हम इस डायग्राम से भी डिटरमिन कर सकते हैं, और आपके पास उसके साथ साथ ये जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो फेज एंगल हमारे पास फाई है वो असल में आपके पास बराबर होगा, डायरेक्शन निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होती है वो tan का इस्तेमाल करते हैं, जो कि tan फाई असल में हमारे पास बराबर होगा, किसके बराबर होता है, वो आपके पास उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर अवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में XL है, जबकि जो बेस है वो आपके पास R है। तो परपेंडिकुलर अवर बेस हमारे पास आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या है, XL में लिख दूंगा। एंगल के जो ऑपोजिट यानी कि सामने जो साइड होती है वो असल में आपके पास परपेंडिकुलर होती है, तो जो कि XL और आपके पास डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, बेस क्या है हमारे पास R। तो जो फाई है हमारे पास फेज एंगल वो निकल कर आ जाएगा tan इनवर्स हमने लेना है किस चीज का, आपके पास इस रेशो का। अगर यही चीज आप इस पर इंप्लीमेंट करें जो ये थी, तो यहां पर आपके पास जो tan फाई जो कि एंगल या डायरेक्शन निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फेज एंगल, वो आपके पास बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर में क्या है VL, और आपके पास बेस में क्या है VR। तो मैं VL ओवर क्या लिख लूंगा VR। तो VL की जगह आ जाएगा हमारे पास IXL,
जबकि वी आर की जगह आ जाएगा आई आर वी आर की जगह, ठीक है। तो आई आई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो सेम चीज वही वापस आ जाएगी जो कि हमारे पास यहां पर थी। तो दोनों तरीकों से आप उसको डिटरमिन कर सकते हैं। तो आज हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल और फेज एंगल के बारे में पढ़ा।